हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दी अंकित राठी में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही है कि अपकमिंग सीटेट एग्ज़ाम यानी कि दिसंबर 2024 या फिर जनवरी 2025 में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। सीटेट का एग्ज़ाम फ्रेंड्स एक साल में 2 ही बार होता है, तो इस साल में 2024 में 2 बार हो चुका है। जनवरी में आपका एग्ज़ाम हुआ था और अभी 7 जुलाई, ठीक है, 7 जुलाई में भी आपका एग्ज़ाम हुआ था, जिसकी कल आंसर की भी आपकी आ गई है और कुछ बच्चों ने पर्सनली मैसेज करके अपनी आंसर भी शेयर किए हैं। और काफ़ी बच्चे हैं जो बहुत ही किनारे पे रह गए हैं इसमें, ठीक है, कम मार्क्स उनके बन पाए हैं, लेकिन उन्हें भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्योंकि इस बार और अच्छे से मेहनत करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि कहाँ हमारी कमियाँ इसमें रह गई हैं, ठीक है। अभी भी किसी को आंसर की डाउनलोड करने में, OMR शीट डाउनलोड करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैसेज में अपनी डेट ऑफ बर्थ और रोल नंबर आप सेंड कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और हमारी ही ग्रुप में एक लेडी हैं, आई थिंक गुजरात से या MP से वो हैं, उनकी मेरे साथ एक बार फ़ोन पे बात हुई थी और कल उनका थैंक्स बोलने के लिए कॉल आया था। उन्होंने बताया कि सर 3 बार मैंने ट्राई किया सीटेट के लिए और 3 बार में से एक भी बार उनका सीटेट क्लियर नहीं हो पाया। एग्ज़ाम से जस्ट पहले, कुछ दिन पहले उन्होंने कॉल किया था। उनको थोड़ा सा मोटिवेशन मिला और कुछ PDF रिलेटेड कुछ हेल्प मिली, उसी से उनका ये क्लियर हो गया और 92 मार्क्स उनके हैं। आपने देखा होगा फ्रेंड्स, ग्रुप पे एक लंबा सा मैसेज था कल, वो उन्हीं लेडी का था। वो टीचर हैं, शायद गुजरात में हैं वो टीचर या फिर MP में, मैं थोड़ा भूल गया हूँ। तो बहुत अच्छा लगा देख के, और आप लोगों के लिए भी मोटिवेशन का काम करता है, ठीक है। असफलता है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप उसको छिपाओगे। असफलता से भी हमें अनुभव मिलता है, ठीक है। काफ़ी बार मैंने ग्रुप पे मैसेज किया लेकिन किसी ने भी अपना स्कोर शेयर नहीं किया, क्योंकि हो सकता है किसी का 2 नंबर से रहा हो, किसी का 5 से, किसी का 10 से, तो सबको शर्म आ रही होगी। और सीधी सी बात है, अपने टीचर से क्या शर्माना। आप टीचर को बताओगे तो टीचर कोशिश करेगा कि किस तरह की प्रॉब्लम है, ठीक है, किस लेवल पे प्रॉब्लम है, कंटेंट रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर आप किस तरह से क्वेश्चन को पढ़ के सोच पा रहे हैं, लेकिन बताना तो पड़ेगा ना उसके लिए। और टीचर क्या कर सकता है? टीचर आपके लिए क्लास दे सकता है, ठीक है, PDF आपके लिए टाइम पे दे सकता है, मोटिवेट कर सकता है, पढ़ना आप ही को पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आपको बताना भी पड़ेगा। आप बताएंगे नहीं, छिपाएंगे। कुछ लोग तो ऐसे होंगे, सोचेंगे कि जैसे ही नेक्स्ट पेपर आएगा सीटेट का, उसके 1 हफ्ते पहले फटाफट से मैसेज और कॉल आनी शुरू हो जाएंगी कि सर PDF दे दीजिए, प्रैक्टिस सेट दे दीजिए और सीटेट, मतलब मेरे पास जैसे कोई मेडिसिन या इंजेक्शन रखा है कि आपको लगा दूंगा मैं, आपको दे दूंगा और एकदम से आपके दिमाग में सब कुछ भर जाएगा। इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। मेहनत का क्या परिणाम होता है ये आपको आपके रिज़ल्ट ने आपको दिखा दिया होगा, ठीक है। जिसने जितनी मेहनत की उसका वैसा ही रिज़ल्ट सामने देखने के लिए मिला होगा। मानता हूँ किसी के साथ ट्रेजेडी हो जाती है, 1-2 नंबर से दिक्कत हो गई है, कुछ और ट्रेजेडी हो जाती है, लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं हो सकता। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और कल की हमारी क्लास थी फ्रेंड्स गैस्ट्रोल्टवाद के बारे में, और जिसमें हमने लास्ट में क्वेश्चंस भी रखे हुए थे आपके लिए। तो आई होप कि आपने क्लास देख ली होगी पूरी, PDF भी हमने आपको ग्रुप पे सेंड कर दी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वृद्धि और विकास, ठीक है। क्या रहने वाला है? वृद्धि और विकास, यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये हो जाएगी क्लास 3 आज की, ठीक है। क्लास के बाद आपको उसका PDF शाम तक मिल जाएगा, टेलीग्राम पे मिल जाएगा या फिर WhatsApp पे भी सेंड कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। जो लोग चैनल पर नए हैं या फिर जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाली हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। वृद्धि और विकास दोनों ही शब्द पूर्व स्थिति में वर्तमान स्थिति की तुलना के रूप में किए जाते हैं। वृद्धि और विकास दोनों ही सकारात्मक और नकारात्मक हो सकते हैं। फ्रेंड्स, क्या मतलब है इस बात का? जो वृद्धि और विकास होती है पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है। एक सकारात्मक डायरेक्शन में भी जा सकता है और एक निगेटिव डायरेक्शन में भी जा सकता है। मान लीजिए हम कोई अच्छी चीज़ सीख रहे हैं तो पॉजिटिव डायरेक्शन में चला गया, और हम कोई बुरी चीज़ सीख रहे हैं तो वो एक निगेटिव डायरेक्शन में चला जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, क्लास 1 जो हुई थी उस टाइम पे लगभग मैक्सिमम 11 बच्चे ऑनलाइन थे,
क्लास 2 हुई थी उस टाइम पे लगभग मैक्सिमम 6 बच्चे ऑनलाइन थे, और अभी कितने बच्चे ऑनलाइन होने वाले हैं मैक्सिमम देखते हैं। हो सकता है कल कैमरा ऑफ था तो इस वजह से आप नाराज़ हो गए होंगे, इसलिए आपने क्लास नहीं देखी है, तो इसलिए आपके लिए मैंने कैमरा ऑन करके रखा है आज। कैमरा कल भी मैंने इसलिए ऑफ़ किया था, तबीयत थोड़ी सी, मुझे फ़ीवर था, तो मैं पूरी तरह से अभी भी ठीक नहीं हूँ, क्योंकि फ़ीवर हो जाने के बाद 2-3 दिन लग जाते हैं एटलीस्ट ठीक होने में। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे बोल रहा है वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। दोनों को हम एक एक करके पढ़ेंगे फ्रेंड्स। वृद्धि क्या होती है और विकास क्या होता है। थोड़ा स्लाइड को मूव कर लेंगे ऊपर। पहले पढ़ते हैं वृद्धि के बारे में। वृद्धि शारीरिक होती है। मान लीजिए ठीक है, मान लीजिए कोई बच्चा है, ठीक है, कुछ समय बाद इतना बड़ा वो हो जाएगा, कुछ समय बाद इतना बड़ा हो जाएगा, कुछ समय बाद वो इतना बड़ा हो जाएगा। तो ये किसका उदाहरण है? ये उदाहरण है आपका शारीरिक वृद्धि का, यानी कि वृद्धि का। वृद्धि विकास का एक अंग है। जो वृद्धि होती है फ्रेंड्स वो विकास का एक पार्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, आप कमेंट भी करेंगे तो मैं कमेंट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, क्योंकि कमेंट आप बाद में भी कर सकते हैं ऑफलाइन, एनी टाइम आप कमेंट कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अच्छे से समझ लेंगे वो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। तो कमेंट पे ध्यान ना देकर आप जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दें। ठीक है, क्या कह रहा है? वृद्धि विकास का एक अंग है। जो वृद्धि होती है विकास का एक पार्ट होती है, यानी कि वृद्धि किसके अंदर आ जाती है? विकास के अंदर आती है। वृद्धि सतत प्रक्रिया नहीं है, मतलब कि वृद्धि पूरे जीवन नहीं चलती है, एक समय आता है जब वृद्धि रुक जाती है। वृद्धि संरचनात्मक या मात्रात्मक होती है, ठीक है, और वृद्धि के लिए विकास आवश्यक नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि वृद्धि हो रही है तो विकास भी उसका होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, चलिए विकास के बारे में पढ़ लेते हैं। विकास क्या हो जाता है? अच्छा, विकास का पहला पॉइंट लिखा है, विकास शारीरिक के साथ साथ सामाजिक, मानसिक व नैतिक भी होता है। ठीक है, जो शारीरिक वृद्धि होती है वो तो होता ही विकास है एक तरह से, लेकिन सामाजिक, मानसिक और नैतिक विकास भी होता है। विकास संपूर्णता का सूचक है। वृद्धि क्या है? वृद्धि केवल एक पार्ट है विकास का, लेकिन विकास संपूर्णता, कंप्लीटली संपूर्णता का सूचक है। ठीक है, और पॉइंट्स पढ़ेंगे विकास के बारे में, थोड़ा सा मूव करेंगे स्लाइड को ऊपर। आई होप कि आपको मेरी आवाज़ फ्रेंड्स क्लियर आ रही होगी, काफ़ी तेज़ में बोल रहा हूँ। सॉरी। थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे, विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया है। अभी हमने क्या पढ़ा था? वृद्धि में सतत नहीं चलती है प्रक्रिया, यानी कि वृद्धि जीवन भर नहीं चलती है। एक एज लिमिट आएगी आपकी, वहाँ पे वृद्धि रुक जाएगी। आपने देखा है कोई जवान आदमी है, उसके बाद और भी ज़्यादा जवान होने लगता है? नहीं, उसके बाद वो बूढ़ा होता है, यानी कि उसकी शारीरिक वृद्धि रुक जाती है। ठीक है, ऐसी बच्चे के लिए भी है। विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक होता है, जबकि वृद्धि क्या होती है? संरचनात्मक एवं मात्रात्मक होती है। सॉरी। लेकिन विकास क्या होता है? मात्रात्मक व गुणात्मक होता है। बिना वृद्धि के भी विकास हो सकता है। अभी हमने पिछले पॉइंट में क्या पढ़ा था? बिना विकास के भी वृद्धि हो सकती है, और सेम यहाँ पे भी ऐसा ही है कि बिना वृद्धि के भी विकास हो सकता है, यानी दोनों एक दूसरे के बिना हो सकते हैं। विकास सिर से पैर की ओर होता है। समझ रहे हैं इसका मतलब? ऊपर से, यहाँ से नीचे की तरफ, टॉप टू बॉटम। सॉरी। चलिए विकास के कुछ सिद्धांत हैं, फटाफट से इनको भी देख लेते हैं। पहला सिद्धांत दिया गया है फ्रेंड्स, निरंतरता का सिद्धांत। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जो होता है कंटिन्यू चलता है, लेकिन वृद्धि कंटिन्यू नहीं चलती, वृद्धि एक टाइम पे आके रुक जाती है। ठीक है, यह कभी नहीं रुकता, यह मृत्यु तक चलता है। क्या? विकास। आप मरने वाले होंगे तब भी विकास चलता रहेगा, मतलब डेवलपमेंट होता रहेगा किसी न किसी चीज़ में, आप कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ी खांसी हो गई है, तो इस वजह से मुझे भी परेशानी हो रही है बोलने में। ज़्यादा बोलते हैं तो खांसी आती है ना। सॉरी। सेकंड आता है आपका व्यक्तिगत का सिद्धांत। अब ये क्या होता है? प्रत्येक बालक का विकास दूसरे से अलग होता है, अपने ढंग का होता है। जो बच्चा होता है, हर बालक का विकास एक दूसरे से अलग होता है, ठीक है, और अपने ही तरह का होता है। बस इतना याद रखना है। परिमार्जिता का सिद्धांत। फ्रेंड्स ये क्या है? विकास को सुधारा जा सकता है। यदि विकास गलत दिशा में हो रहा है तो उसको सुधारा जा सकता है, बदला नहीं जा सकता। जैसे रिप्लेस कर दें किसी चीज़ से, अच्छे को बुरे से, ऐसे रिप्लेस नहीं कर सकते, और उसको रोक भी नहीं सकते। विकास को रोका नहीं जा सकता, विकास को केवल सुधारा जा सकता है। मान लीजिए गलत हैबिट कोई सीख रहा है तो उसको अच्छी हैबिट सिखाई जा सकती है।
अनुक्रमिकता का सिद्धांत, विकास का एक क्रम होता है। ठीक है, मान लीजिए कि बच्चा जैसे बढ़ रहा है तो उसके हाथ बढ़ रहे हैं, पैर बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वो एक क्रम में बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे 2 पैर किसी बच्चे के हैं तो एक पैर बढ़ जाएगा उसका, तो एक पैर बाद में बढ़ेगा, या एक हाथ उसका बढ़ जाएगा और एक हाथ उसका बाद में बढ़ेगा, ऐसा नहीं होता है। एक क्रम होता है, उसी क्रम में विकास होता है। सेकंड देख लेते हैं, नंबर 5, समान प्रतिरूप का सिद्धांत। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है फ्रेंड्स, बच्चों का विकास मानव की तरह ही होगा, चाहे वह किसी भी देश, जाति, धर्म से हो। ऐसा नहीं है कि अमेरिका का बच्चा है उसका अलग तरह से विकास होगा, रूस के का अलग, अफ्रीका का अलग और भारत के बच्चे का अलग तरह से, ऐसा नहीं है। यदि वो मानव है तो उसका मानव की तरह विकास होगा। ऐसा नहीं है कि मानव का विकास हाथी की तरह होने लगेगा। ठीक है, किसी भी देश से हो, किसी भी जाति से हो, मानव है तो मानव की तरह ही होगा, जानवर है तो जानवर की तरह ही विकास होगा। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा और आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी आज की भी, छोटी ही क्लास होने वाली है। नंबर 6 पढ़ेंगे, क्या लिखा है, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत, यानी कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। इस बात का क्या मतलब है, पहले सामान्य, जो सामान्य चीज़ें होंगी उनका विकास पहले होगा, ठीक है, बाद में जो विशेष चीज़ें होंगी, बिल्कुल विशिष्ट होंगी, उनका विकास होगा। हम 2 चीज़ पढ़ी हैं हमने मिलती जुलती, एक तो विकास सामान्य से विशिष्ट की तरह होगा, ठीक है। दूसरा हमने क्या पढ़ा है, दूसरा फ्रेंड्स हमने पढ़ा है कि जो विकास होगा सर से पैर की तरफ होगा, यानी टॉप टू बॉटम हो। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट, परनिर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर। ठीक है, परनिर्भरता से आत्मनिर्भरता का सिद्धांत, जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है, परनिर्भरता, किसी दूसरे के ऊपर निर्भर। प्रारंभ में बालक दूसरों पर निर्भर होता है, धीरे धीरे वह आत्मनिर्भर हो जाता है। जब बच्चा छोटा होता है तो पानी भी उसको देना पड़ता है, दूध भी उसको पिलाना पड़ता है, खुद से ही खाना खिलाना पड़ता है, सूसू पोटी भी उसको खुद से करानी पड़ती है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, आप देखते हैं खुद कुछ चीज़ें खुद से करने लग जाता है वो, ठीक है, और धीरे धीरे लास्ट में आके वो आत्मनिर्भर हो जाता है। इसी बोलते हैं परनिर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, अहम केंद्रिता से पर केंद्रिता का सिद्धांत। प्रारंभ में बच्चे अपने तक सीमित रहते हैं, लेकिन दिन प्रतिदिन वे दूसरों की भावनाओं को भी समझने लगते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। जैसे छोटा बच्चा है और फ्रेंड्स छोटा बच्चा किसी खिलौने से, ठीक है, खेल रहा है, किसी खिलौने से क्या कर रहा है, खेल रहा है, और आप क्या करोगे, उससे उसका वो खिलौना ले लोगे या खिलौना छीनने की कोशिश करोगे तो देगा नहीं, और आप छीन लोगे तो वो रोने लग जाएगा। ठीक है, ऐसा ही करता है ना। लेकिन जब जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है तो दूसरे की भावनाओं का भी ख्याल रखने लगता है। वो कोई खिलौना मांगता है बच्चे से तो दे देगा, या कोई चीज़ खाने की कोई चीज़ है बच्चा खा रहा है तो वो भी आपको दे देगा। चक्रीय प्रगति का सिद्धांत, प्रगति लिखा है फ्रेंड्स, प्रकृति इसको कर लेंगे। विकास कभी मंद गति से कभी तेज गति से होता है, अर्थात विकास चक्री रूप से होता है, सरल रेखीय नहीं। फ्रेंड्स मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, इसको IMP लिख लेंगे यहाँ। इसी बार CTET 7 जुलाई के पेपर में ये वाला पॉइंट पूछा गया था। आप चेक कर लेंगे पेपर 1 या 2 में किस में पूछा गया था, मुझे भी इतना याद नहीं है। तो ये वाला पॉइंट पूछा गया था, जो विकास होता है चक्रीय प्रकृति में होता है। ठीक है, देखिए मैं बताता हूँ आपको कैसे। चक्रीय प्रकृति में कैसे विकास ऐसे नहीं होता एक सरल रेखीय गति में। ठीक है, विकास कैसे होता है, ऐसे होता है। ठीक है, कभी मंदा होता है या कभी ज़्यादा होता है। ठीक है, यही इसका मतलब है। नेक्स्ट आ जाता है संचय एवं पुनरावृत्ति का सिद्धांत। संचय एवं पुनरावृत्ति का सिद्धांत 10, तो टोटल 10 ये सिद्धांत हैं, अभी 2 और बचे हैं। अच्छा, 10वें में थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा पेज नीचे हो गया है। इसमें विकास जुड़ता रहता है, गुण और अवगुण यदि हमारे अंदर हैं तो वह ख़त्म नहीं होते। यदि गुण और अवगुण हमारे अंदर हैं तो वो ख़त्म नहीं होंगे, उनकी पुनरावृत्ति होती है। मतलब पुनरावृत्ति का मतलब समझते हैं उसको, वो रिवाइज होते रहते हैं, ख़त्म नहीं होते। और विकास जो होता है जुड़ता रहता है। जैसे कि एग्जांपल लिखा है, स्वयं से, ये इसका एग्जांपल नहीं है, अलग से लिखी है बात, स्वयं से प्रेम करने की प्रवृत्ति। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आ गया है इसमें बीच में। जब बच्चा स्वयं से प्रेम करता है ना, तो कौन कौन सी अवस्था में करता है, एक तो शैशवावस्था में, जब छोटा बच्चा होता है ना, वो खुद से प्रेम करता है, खुद के सामने वो किसी को कुछ नहीं मानता। ठीक है,
बाल्यावस्था में ये वाली प्रवृत्ति नहीं होती। और दूसरी किस में होती है? किशोरावस्था में। ठीक है, इसे बोलते हैं नार्सिसिज्म। देखिए मैंने लिखा भी है, स्वयं से प्रेम करने की प्रवृत्ति नार्सिसिज्म कहलाती है। नार्सिसिज्म कर लेंगे, लास्ट में सज्म लिखा है ना, उसको सिज्म कर लेंगे। ये लिखा है नार्सिसिज्म प्रवृत्ति, पै के साथ जो आ का डंडा लग गया है इसको हटा देंगे। ठीक है, प्रवृत्ति है, तो इस प्रवृत्ति को बोलते हैं नार्सिसिज्म। क्या बोलते हैं? नार्सी, NARSI, नार्सिसिज्म, CISM। ठीक है, नार्सिसिज्म बोलते हैं, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नंबर 11, वंशानुक्रम और वातावरण की अनुक्रिया का सिद्धांत। विकास वंशानुक्रम और वातावरण के गुणनफल का परिणाम है, योगफल का नहीं। विकास क्या होता है? जो वंशानुक्रम होता है, हेरिडिटी, और वातावरण जो हमारे चारों ओर का एटमॉस्फेयर होता है, उन दोनों के क्या गुणनफल का परिणाम होता है, योगफल का नहीं। उन दोनों को जोड़ने का नहीं, उनके गुणनफल का परिणाम होता है। वंशानुक्रम विकास की सीमा प्रदान करता है। वंशानुक्रम क्या करता है? विकास की सीमा प्रदान करता है, और वातावरण उसी सीमा में रहकर विकास के अवसर प्रदान करता है। वातावरण क्या करता है फ्रेंड्स? उसी सीमा में रहकर विकास के अवसर प्रदान करता है। एक लास्ट बचता है, निश्चित एवं पूर्व कथनीय विकास का सिद्धांत। इसके अंदर दो सिद्धांत आ जाते हैं, एक तो आ जाता है मस्तकोद्मुखी, एक आ जाता है निकट दूर। ये क्या होते हैं मस्तकोद्मुखी? मस्तकोद्मुखी का मतलब है मस्तिष्क से पैर की तरफ विकास होता है। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया भी था, जो विकास होता है सर से पैर की तरफ होता है, यानी कि मस्तिष्क से पैर की तरफ, टॉप टू बॉटम। ठीक है, निश्चित एवं पूर्व कथनीय विकास के सिद्धांत के अंदर ये आते हैं। सेकंड वाला आपका निकट और दूर का सिद्धांत। ये क्या होता है? जो शरीर के निकट वाले अंग होते हैं, जैसे कि हृदय, उनका विकास पहले होगा, जो दूर वाले अंग होते हैं उनका बाद में। अब देखिए क्या लिखा है, हृदय के नज़दीक वाले अंगों का विकास पहले तथा दूर वाले अंगों का बाद में होता है। ठीक है, जो हृदय के निकट होते हैं उन वाले अंगों का विकास पहले होगा, और दूर वाले अंगों का विकास बाद में होगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। फ्रेंड्स, विकास की अवस्थाएं होती हैं 4। कौन कौन सी 4 अवस्थाएं होती हैं? पहली होती है जन्म पूर्व अवस्था। फ्रेंड्स, विकास जो स्टार्ट हो जाता है बच्चे के जन्म के बाद स्टार्ट नहीं होता, जन्म से पहले ही, क्योंकि जन्म से पहले भी बच्चा लगभग 9 महीने, यानी कि कहें तो 40 हफ्ते और 9 महीने 10 दिन भी कह सकते हैं, तक पेट में रहता है अपनी माँ के। तो उसी तब से ही जो है विकास शुरू हो जाता है। तो पहली अवस्था को बोलते हैं जन्म पूर्व अवस्था, यानी कि जन्म तक। जन्म कितने दिनों में हो जाता है बच्चे का? 40 हफ्ते में, आप सबको पता ही होगा, या फिर 9 मंथ 10 डेज अराउंड बोल सकते हैं। फ्रेंड्स, सेकंड जो अवस्था होती है उसे बोलते हैं शैशवावस्था, यानी कि जब बच्चा पैदा हो जाता है। तो शिशु कब तक होता है? 0 से 2 वर्ष तक। इसमें मैंने 2 लिखे हैं, 0 से 2 वर्ष और 0 से 5 वर्ष। किसी मनोवैज्ञानिक ने 0 से 5 वर्ष को भी शैशवावस्था माना है। ठीक है, तो आप 0 से 2 लेके चलिए या 0 से 5 लेके चलिए, तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, ये नहीं पूछेगा बात। और ऑप्शन में देगा तो इन दोनों में से एक ही ऑप्शन देगा, दोनों एक साथ नहीं देगा वो। थर्ड आ जाती है आपकी बाल्यावस्था, 2 से 12 वर्ष या फिर 5 से 12 वर्ष। और फिर लास्ट में आ जाती है आपकी किशोर अवस्था, 12 से 18 वर्ष या फिर 13 से 18। ये तो लगभग सेम ही है। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ेंगे। पहली वाली 40 हफ्ते या फिर 9 मंथ 10 डेज, दूसरी वाली 0 से 2 वर्ष, तीसरी वाली 2 से 12 वर्ष, और चौथी वाली 12 से 18 वर्ष। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा सा स्लाइड को मूव करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे पहली वाली अवस्था। पहली वाली अवस्था कौन सी है? प्रसव पूर्ण अवस्था, यानी कि 9 महीने जब बच्चा पेट में रहता है, उसे भी 3 कैटेगरी में बांटा गया है, 3 महीने, 3 महीने और 3 महीने। तो पहले जो 3 महीने होते हैं उसे बोला गया अंकुरण अवस्था। ठीक है, फर्स्ट 3 मंथ को अंकुरण अवस्था। इस अवस्था में फ्रेंड्स क्या होता है? वृद्धि से ज़्यादा विकास होता है, वृद्धि कम विकास ज़्यादा होता है, डेवलपमेंट ज़्यादा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा छोटा करेंगे स्क्रीन को। फ्रेंड्स, पहले देखेंगे हम थर्ड वाली अवस्था। चलिए ठीक है, सेकंड देख लेते हैं। सेकंड होती है फ्रेंड्स आपकी, थोड़ा बड़ा ही कर लेंगे, सेकंड होती है आपकी भ्रूण अवस्था। फर्स्ट अंकुरण अवस्था, इसमें वृद्धि से ज़्यादा विकास होता है। और थर्ड आपकी होती है, उसमें क्या होता है?
विकास से ज़्यादा वृद्धि होती है। बस मैं यही आपको बताना चाह रहा था, लेकिन स्लाइड थोड़ी सी आगे है तो अब यहीं से देख लेते हैं। सेकंड आपकी भ्रूण अवस्था, वो भी 3 महीने की। तो भ्रूण जो अवस्था होती है 3 प्रकार की होती है। कौन कौन से 3 प्रकार होते हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे, ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पूछा गया सीटेट में कि जो भ्रूण अवस्था होती है सेकंड वाली, इसमें कौन कौन सी 3 स्टेजेस होती हैं। पहली एक्टोडेरस, यानी बाल और नाखून का विकास होता है बच्चे के, ठीक है, नाखून और बाल का विकास होता है। सेकंड हो जाती है मीसोडेरस, यानी कि मांसपेशियों का विकास होता है बच्चे की। और थर्ड हो जाती है एडोडेरम, ठीक है। एडोडेरम में क्या होता है, आंतरिक अंग जैसे कि दिल और फेफड़े का विकास होता है। आई होप कि आपको क्लियर हो जाएगा, हो गया होगा, ठीक है। और थर्ड जो इसमें अवस्था आती है उसे बोलते हैं भ्रूण विधि। पहली थी अंकुरण अवस्था, दूसरी भ्रूण अवस्था और तीसरी भ्रूण विधि, ठीक है। दूसरी भ्रूण अवस्था और तीसरी भ्रूण विधि, ठीक है। ध्यान रखेंगे, कन्फ्यूज नहीं होना। सेकंड वाली भ्रूण अवस्था, तीसरी वाली भ्रूण विधि। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लास्ट वाले में क्या होता है, विकास से ज़्यादा वृद्धि होती है, ठीक है। अब आपकी एक स्टेज कंप्लीट हो गई है। विकास की अवस्थाएं बताई थी ना मैंने 4, तो प्रसव पूर्ण वाली आपकी ख़त्म हो गई है। अब कौन सी चल जाती है आपकी, सेकंड वाली, शिशु, जब बच्चा पैदा हो जाता है यानी 0 से 2 वर्ष या फिर 0 से 5 वर्ष। फ्रेंड्स शैशवावस्था बोलते हैं उसको, उसी को खतरनाक उम्र भी बोलते हैं। बच्चा बड़ा खतरनाक होता है, ठीक है। पूर्वशाला उम्र, बक्की उम्र, इन्फेंसी स्टेज, ये सारे इसी के नाम है, किसके, शैशवावस्था के। मेरे ख्याल से आपको तो बताने की ज़रूरत नहीं है, आप में से 70% तो को पता ही होगा कि बच्चा कितना खतरनाक होता है, आप इस चीज़ से गुजर चुके हैं। तो शैशवावस्था, खतरनाक उम्र, पूर्वशाला उम्र, बक्की उम्र, इन्फेंसी स्टेज, ये सब इसी के नाम है। और इसकी जो एज कितनी है, 0 से 2 वर्ष या फिर 0 से 5 वर्ष भी किसी किसी ने माना है। अब कौन कौन सी कंडीशन होती हैं इसमें, पहला लिखा है, इस अवस्था में बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास सबसे तेज गति से होता है। किसमें, शैशवावस्था में, जब शिशु होता है। शारीरिक और मानसिक विकास सबसे तेज गति से, रैपिड एकदम। बच्चा अकेला खेलना पसंद करता है, बिल्कुल सही बात है। छोटा बच्चा, उसको कोई डिस्टर्ब करे तो उसे पसंद नहीं है, रोने लगता है, अकेला खेलना पसंद करता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखा है, बच्चा सबसे ज़्यादा कल्पनाशील होता है। कल्पनाशील समझते हैं, कोई भी चीज़ काल्पनिक मान लेता है वो, ये गुड्डा, ये गुड़िया, ये कोई भी चीज़, हाथी घोड़ा, सब अपनी कल्पनाओं में कुछ भी मान लेता है। सजीवता अहम सॉरी सजीवता अहम केंद्रित होता है, मतलब खुद के बारे में सोचता है और सजीवता की भावना होती है, हर चीज़ को जीवित समझ लेता है वो। जैसे गुड़िया है, उसके हाथ में गुड़िया है, गुड्डे से कोई खेल रहा है बच्चा, तो वो सोचता है यदि गुड़िया गिर जाएगी तो उसको चोट लग जाएगी। सजीवता की भावना उसके अंदर होती है। सामाजिक और नैतिक मूल्यों में कमी होती है, बिल्कुल सही बात है। उसे थोड़ा ना पता है सामाजिक बातें और नैतिक बातें क्या होती है। आप उससे खाने के लिए कुछ मांगोगे या उसका खिलौना मांगोगे तो दे देगा बच्चा, नहीं देगा। आप छीनोगे जबरदस्ती, रोने लग जाएगा, क्योंकि उसमें सामाजिक और नैतिक मूल्य नहीं है, उसको पता ही नहीं क्या होता है। शब्द अनुकरण की प्रवृत्ति, एक ही शब्द को बार बार रिपीट किया जाएगा, ऐसे ही बोले जाएगा या कुछ भी बार बार रिपीट किया जाएगा। अतार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है। भाई जब उसको किसी चीज़ की समझ ही नहीं है अच्छे से, तो तार्किक चिंतन तो करेगा नहीं, तो अतार्किक, कुछ सोचेगा तो अतार्किक, इलॉजिकली कुछ भी सोच जाएगा, ठीक है। अब आ जाती है फ्रेंड्स आपकी थर्ड वाली स्टेज, जिसे बोलते हैं बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था के जो अलग अलग नाम हैं, इसे खेलों की उम्र भी कहते हैं, ठीक है। टोली की उम्र भी कहते हैं, टोली बनाता है अपने दोस्तों के साथ। गंदी उम्र भी कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में चाइल्डहुड स्टेज। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, बाल्यावस्था, खेलों की उम्र, टोली की उम्र, गंदी उम्र, चाइल्डहुड स्टेज, सभी इसी के नाम है। इसमें क्या होता है, इसमें फ्रेंड्स सामाजिक और नैतिक विकास का प्रारंभ होना, मतलब जो सामाजिक मूल्य हैं, नैतिक मूल्य हैं, वो धीरे धीरे स्टार्ट हो जाते हैं उसके अंदर आना उनका, ठीक है। अनोखा काल अवस्था इसको कहा गया है, बाल्यावस्था को अनोखा काल अवस्था कहा गया है। संग्रहण प्रवृत्ति, कुछ ना कुछ इकट्ठा बच्चा करता रहता है। स्फूर्ति की अवस्था, बिल्कुल एकदम से एक्टिव रहता है, कोई काम उस बच्चे को बताएंगे तो दौड़ के एकदम कर देगा, या स्मार्ट एज भी बोलते हैं। स्फूर्ति की अवस्था या स्मार्ट एज एक ही बात है। और गंदी अवस्था इसको बोला जाता है। गंदी इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब बाल्यावस्था में होता है बच्चा, धूल मिट्टी के अंदर, मिट्टी में लेट जाएगा, ठीक है, मिट्टी में लेट लेट के खेलेगा, सारे कपड़े गंदे कर लेगा, ठीक है। सृजनात्मकता का विकास शुरू हो जाता है।
कुछ ना कुछ क्रिएटिव करता है, जैसे पेपर से कुछ एरोप्लेन या बोट बना देगा या उस पर कुछ पेंटिंग कर देगा, तो कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी का विकास उसके अंदर, क्रिएटिविटी का उसका डेवलपमेंट होने लगता है। समूह में रहने की अवस्था, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ रहेगा, ग्रुप में ग्रुप बनाना शुरू कर देगा। तार्किक चिंतन की अवस्था, अब जब बाल्यावस्था में रहेगा तो कुछ सोचेगा, तार्किकली सोचेगा, वो लॉजिकली कुछ ना कुछ सोचेगा, ऐसे नहीं है कि फालतू की कुछ भी सोचे जा रहा था। लेकिन शैशवावस्था में क्या है, अतार्किक चिंतन की अवस्था है, बाल्यावस्था में तार्किक चिंतन की अवस्था। अच्छा, ये बताया गया पॉइंट, शारीरिक जो विकास होता है, बाल्यावस्था की एज क्या थी फ्रेंड्स? बाल्यावस्था की आपकी जो एज थी तो वो आपकी 5 से 12 थी, ठीक है 5 से 12, तो 5 से 12 भी कह सकते हैं, या फिर 0 से 2 मानते हैं हम शैशवावस्था को, तो 2 से 12 भी बोल सकते हैं, ठीक है। 0 से 5 मानते हैं तो 5 से 12 भी बोल सकते हैं। तो जैसे 2 से यदि 12 हम मानते हैं तो स्टार्टिंग में 3 से 6 वर्ष जो उसका विकास होता है, शारीरिक फिजिकली डेवलपमेंट होता है, वो क्या होता है, कम होता है, धीरे, लिखा है स्लो, पूर्व बाल्यावस्था, मतलब पहले वाले 3 वर्ष को पूर्व बाल्यावस्था बोल दिया है, 3 से 6 वर्ष, ठीक है, स्लो होता है इसका विकास। और बाद के 7 से 12, बाद के 5 वर्ष रैपिड यानी उत्तर बाल्यावस्था, बाद वाली अवस्था में उसका जो शारीरिक विकास होता है वो तेज गति से होता है, एकदम रैपिड, ठीक है, यही इसमें बताया गया है। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं फ्रेंड्स। एक साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था रोस, एक साइकोलॉजिस्ट थे रोस, ठीक है, उन्होंने एक वर्ड दिया था स्यूडो मैच्योरिटी। अब ये स्यूडो मैच्योरिटी क्या होता है? कभी कभी बच्चा यह नहीं समझ पाता कि वह बड़े हो रहे हैं या नहीं, परिपक्वता मिथ्या होती है, बाल्यावस्था में ऐसा होता है। तो बच्चों को ये कभी कभी नहीं चल पाता कि वो बड़े हो भी रहे हैं कि नहीं हो रहे, तो इसे स्यूडो मैच्योरिटी कहा गया है, ठीक है। किसने बताया इसके बारे में? रोस ने बताया गया। रोस एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इसके बारे में बताया गया। और ये कब होता है, बच्चे कब ऐसा सोचते हैं? बाल्यावस्था में, ठीक है, किशोर अवस्था में नहीं, बाल्यावस्था में सोचते हैं कि उन्हें लगता है पता नहीं हम बड़े हो भी रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। जैसे माँ बाप कई बार कोई काम बता देते हैं, या फिर आप अपने मम्मी पापा से कुछ बोलते हो, मम्मी पापा बोलते हैं जब बड़े हो जाओगे तब, फिर कुछ समय बाद फिर आप वो काम बोलते हैं तो फिर वो बोलते हैं कि जब बड़े हो जाओगे तब, तो तब उन्हें इस तरह का कन्फ्यूजन हो जाता है कि पता नहीं हम बड़े हो भी रहे हैं कि नहीं, ठीक है। अब लास्ट वाली फ्रेंड्स स्टेज आती है, 4 स्टेज बताई थी ना मैंने, किशोर अवस्था यानी कि एडोलसेंस एज, ये होती है फ्रेंड्स 12 से 18, या फिर किसी किसी ने 13 से 18 भी इसको माना है। इसको स्वर्ण काल कहते हैं, गोल्डन, ठीक है, गोल्डन टाइम इसको कहते हैं। और इसके बारे में क्या गया है, स्टैनली हॉल, फ्रेंड्स ये वाला पॉइंट पूछा जाता है, इसको आप इंपॉर्टेंट लिख लेंगे, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेता है। स्टैनली हॉल ने कहा है कि किशोर अवस्था संघर्ष, तूफान और तनाव की अवस्था है। क्योंकि जो किशोर होता है, ठीक है, यंगस्टर जो होता है, माइंड में उसके एक तरह से संघर्ष चलता रहता है, तूफान चलता रहता है, टेंशन सी भी होती है, ठीक है, किसी काम को करने के लिए। इस अवस्था में वीर पूजा की भावना होती है, वीर पूजा की भावना भी इसी के अंदर पाई जाती है। दोस्तों के साथ सक्रिय रहने की अवस्था है, बिल्कुल एक्टिव रहता है अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, किसमें, किशोर अवस्था में। और देख लेते हैं, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं स्लाइड को। एक क्वेश्चन यहाँ पुट किया हुआ है फ्रेंड्स, अपने साथी बालकों का साथ पसंद करना, तो इस पर लिखा है पूर्व किशोर अवस्था। अभी किशोर अवस्था पढ़ा है ना, हम अपने दोस्तों के साथ रहता है किशोर अवस्था। किशोर अवस्था इसमें नहीं दिया होगा ऑप्शन में, तो पूर्व किशोर अवस्था दिया होगा, वही आप टिक कर देंगे, ठीक है। अब फ्रेंड्स आ जाता है एक सामाजिक विकास यानी सोशल डेवलपमेंट का सिद्धांत, जो दिया था एल्बर्ट बंडूरा, एक मनोवैज्ञानिक थे, उनके द्वारा दिया गया था। देखेंगे क्या सिद्धांत है ये, ठीक है। तो ये लिखा है, समाज के नियम, आदर्श एवं मानक के अनुसार स्वयं को ढालना ही सामाजिक विकास कहलाता है। यह सिद्धांत एल्बर्ट बंडूरा, जो कि कनाडा से थे, उन्होंने दिया था। सही बात है, जो समाज के नियम हैं, आदर्श हैं, और जो समाज के स्टैंडर्ड बन रहे हैं, खुद को उनके अकॉर्डिंग ढाल लो, तो इसे क्या बोलते हैं, सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास कहते हैं। तो बच्चे का सामाजिक विकास हो गया, समाज में जो चीज़ें चल रही हैं उसी के अकॉर्डिंग आप काम करो, सामाजिक विकास हो गया, ठीक है। एक सिद्धांत इन्होंने दिया था, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, अवलोकन करके सीखना, मतलब देख के किसी चीज़ को सीखना। तो डायरेक्ट पूछ लिया था, अवलोकन करके सीखना किसने दिया था, एल्बर्ट बंडूरा ने। एक सिद्धांत था फ्रेंड्स, आदर्शवाद का सिद्धांत, ये किसने दिया था, ये भी एल्बर्ट बंडूरा साहब ने दिया था, ठीक है, याद रखेंगे।
एक पॉइंट में मैंने लिखा हुआ है नोट करके, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत पोषण यानी कि नर्चर पर बल देता है। पोषण को इंग्लिश में नर्चर बोलते हैं। तो क्या लिखा है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत जो है, सामाजिक बातें सीखना, उससे संबंधित जो सिद्धांत होता है वो पोषण पर बल देता है। ठीक है, बस ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ा ऊपर करेंगे स्लाइड, कुछ क्वेश्चंस आपके लिए ऐड किए हैं। फ्रेंड्स, एल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में सही है। फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन तो नहीं है, क्वेश्चन तो इस तरह से बनाया हुआ है कि जैसे ऑप्शन होंगे, लेकिन ऑप्शन नहीं है तो डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है। तो जो एल्बर्ट बंडूरा थे उन्होंने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, जो कि हमने ऊपर ही पढ़ा है, तो क्या है उनके अकॉर्डिंग बच्चा कैसे सीखता है जल्दी। तो बच्चों के सीखने का जो सबसे अच्छा तरीका है क्या होता है, मॉडलिंग। मॉडलिंग को हिंदी में बोलते हैं प्रतिरूपण, मुख्य तरीका है प्रतिरूपण के द्वारा। फ्रेंड ध्यान रखेंगे, प्रतिरूपण की जगह कुछ और भी वर्ड दे देगा, हिंदी में बड़े कन्फ्यूजिंग वर्ड होते हैं, इसलिए आप इंग्लिश का ध्यान रखेंगे वर्ड मॉडलिंग। मॉडलिंग का मतलब है प्रतिरूपण। तो मॉडलिंग के द्वारा बच्चा सीखता है जल्दी। ठीक है, किसने दिया था, एल्बर्ट बंडूरा ने दिया था ये सिद्धांत। और ये कौन सा सिद्धांत है, सामाजिक अधिगम का, समाज की जो बातें होती हैं उसको सीखने का सिद्धांत है। ठीक है फ्रेंड्स, एक कहानी है इनके बारे में मैं बताता हूँ। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक जोकर को, ठीक है, लिया और रूम ए के अंदर, एक रूम था रूम ए, उसके अंदर जोकर को क्या किया, जोकर प्ले विथ टॉय। उन्होंने ये किया कि जोकर एक खिलौने के साथ खेल रहा है। ठीक है, और जोकर के साथ एक बच्चे को भी बंद कर दिया। बच्चे ने क्या किया, सेम किया, यानी कि पॉजिटिव बिहेवियर। जोकर खिलौने के साथ खेल रहा है, बच्चा भी खिलौने के साथ खेलने लगा। बच्चा उसमें बंद कर दिया जोकर के साथ, और बच्चे को भी एक खिलौना दे दिया। रूम बी था दूसरा, उसमें जोकर बीटन टू टॉय। जोकर ने क्या किया, जो खिलौना था उसकी पिटाई की, तो बच्चे ने भी सेम किया, यानी कि निगेटिव है। यदि जोकर ने खिलौने की पिटाई की तो बच्चे ने भी यही सीखा उससे कि उसकी पिटाई करनी है, तो बच्चे ने भी उसकी पिटाई कर दी खिलौने की। तो ये क्या हो गया, निगेटिव बिहेवियर, निगेटिव बात सीख ली उसने। अब एक रूम सी था, तीसरे रूम में जोकर ने कुछ नहीं किया, खिलौना भी था, जोकर भी था, कुछ नहीं किया। ठीक है, जोकर डिड नथिंग टू टॉय। तो स्लाइड कट गई है, नीचे होगा। तो बच्चे ने भी जोकर खिलौने के साथ कुछ नहीं किया। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, आपको दिख जाएगा। देखिए लिखा है, बच्चे ने भी कुछ नहीं किया। तो ये कौन सा बिहेवियर हो गया, न्यूट्रल बिहेवियर। बच्चा भी न्यूट्रल रहा। ठीक है, बच्चा भी न्यूट्रल रहा। इस सिद्धांत की शैक्षणिक योग्यताएं, अनुकरण और अवलोकन करके सीखना, इस सिद्धांत पर आधारित। साधारित लिखा गया फ्रेंड्स, आधारित इसको कर लेंगे, आधारित। ठीक है, तो इस सिद्धांत के जरिए क्या बताया गया है, जो सीखना है कैसे सीखता है बच्चा, एक तो अवलोकन करके, देख के सीखता है जल्दी, और अनुकरण करके, कॉपी करके। ठीक है, अप्रत्यक्ष पुनर्बलन, ये इसकी शैक्षणिक योग्यताएं हैं। इस सिद्धांत से ये निष्कर्ष निकलता है। ठीक है, अवलोकन के चरण बताए गए हैं, स्टेप्स ऑफ मॉडलिंग एंड ऑब्जर्वेशन। कैसे हम अवलोकन करते हैं, उसके 4 चरण होते हैं। किसी चीज़ का कैसे अवलोकन करते हैं, 4 चरण होते हैं। सबसे पहला, इनको सीरियल वाइज याद रखेंगे। पहला होता है अटेंशन, यानी कि हिंदी में स्मरण। फ्रेंड्स, इंग्लिश वाला वर्ड आप ज़रूर याद रखेंगे, हिंदी में कुछ भी दे देगा आपको समझ नहीं आएगा। इंग्लिश वाला वर्ड है अटेंशन, यानी कि स्मरण। ठीक है, सेकंड धारण, यानी कि रिटेंशन। थर्ड पुनरुत्पादन, यानी कि रिप्रोडक्शन। और फोर्थ पे अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। एक बार फिर से देखेंगे हम। पहला नंबर पे स्मरण, यानी कि अटेंशन। ये ऑब्जर्वेशन के चरण है 4। पहले नंबर पे अटेंशन यानी कि स्मरण, दूसरे नंबर पे रिटेंशन यानी कि धारण, तीसरे पे पुनरुत्पादन यानी रिप्रोडक्शन, चौथे पे अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन। ये 2 तो आप लिख दोगे, इन 2 में कन्फ्यूजन हो सकता है, तो इनको फिर से देख लेंगे एक बार। स्मरण और धारण, अटेंशन और रिटेंशन, इसी क्रम में इनको याद रखना है। ठीक है, मॉडलिंग की संकल्पना दी गई थी। अभी तो ऊपर इस तरह का क्वेश्चन आया था, मॉडलिंग की संकल्पना किसने दी थी, एल्बर्ट बंडूरा ने। मॉडलिंग मतलब प्रतिरूपण। ठीक है, प्रतिरूपण, ये प्रतिरूपण का मतलब होता है, मॉडलिंग का मतलब जैसे किसी की हम कॉपी करते हैं। ठीक है, इसके द्वारा बच्चा जल्दी सीखता है। अब फ्रेंड्स, थोड़ा सा और टॉपिक बचा है आपका,
ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होगी, ज़्यादा ज़्यादा 40 मिनट्स की आपकी क्लास होने वाली है। सामाजिक विकास की अवस्थाएं। फ्रेंड्स, जन्म के समय बच्चा न सामाजिक होता है और न ही असामाजिक होता है। ठीक है। 3 मंथ का बच्चा अपनी माँ को पहचानने लगता है। आप सबको पता ही होगा, जब 3 महीने का लगभग बच्चा होगा तो अपनी माँ को पहचानने लगता है। माँ बच्चे की पहली सामाजिक शिक्षक होती है। बिल्कुल सही बात है, समाज की पहली शिक्षिका बच्चे के लिए माँ होती है। 6 वर्ष का बच्चा स्कूल में प्रवेश करता है तथा औपचारिक मित्रता करता है। जब 6 वर्ष का बच्चा हो जाता है उसका एडमिशन करा देते हैं, स्कूल में प्रवेश करता है और फॉर्मल फ्रेंडशिप करता है। 6 से 12 वर्ष की स्टेज में समूह का निर्माण करते हैं। जब 6 से 12 वर्ष की स्टेज में होता है बच्चा, ग्रुप बनाता है। समूह की अवस्था, बच्चे अपने समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। ये 2 बार लिखा गया है, समूह की अवस्था। बच्चे अपने समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। 6 से 12 वर्ष की अवस्था को खेलों की अवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये बाल्य अवस्था ही तो होती है 6 से 12। 5 से 12 पढ़ी है ना हमने, 5 से 12 पढ़ी है, तो 5 से 12 बाल्य अवस्था ही होती है और 12 से लेकर 18 तक किशोर अवस्था। तो ये खेलों की अवस्था होती है। और खेलों की अवस्था किसे कहा गया है? बाल्य अवस्था को। 12 से 15 वर्ष की अवस्था में मित्रता समलिंगी तथा मित्रों की संख्या अधिक। जब 12 से 15 वर्ष का बच्चा होता है तो मित्रता समलिंगी, समलिंगी का मतलब है लड़का लड़की से फ्रेंडशिप रखेगा अपनी और लड़की रखेगी लड़की के साथ। और मित्रों की संख्या कितनी होगी? अधिक, बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, ये भी है वो भी है, 10-20 होंगे। लेकिन 15 से 18 वर्ष की जब अवस्था आ जाएगी तो मित्रता विषमलिंगी, लड़का गर्लफ्रेंड बनाएगा, ठीक है, और लड़की अपना बॉयफ्रेंड बनाएगी, यानी विषमलिंगी, अपोजिट लिंग के साथ मित्रता करते हैं और मित्रों की संख्या 1 या 2 हो जाती है। फिर बहुत सारे नहीं होते हैं, बहुत सारे हो जाएंगे तो काम नहीं चलेगा, गड़बड़ हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो मित्रों की संख्या बहुत लिमिटेड 1-2 हो जाती है और विषमलिंगी होती है कब? 15 से 18 वर्ष की एज में। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर करेंगे। किशोर अवस्था तक आते आते बच्चे का सामाजिक विकास हो जाता है, यानी कि जब तक बच्चा किशोर अवस्था में आता है, एडोलेंस एज में आता है, यानी कि युवा जब तक बनता है, नवयुवक, तब तक उसका लगभग सामाजिक विकास हो जाता है। किंतु सामाजिक सोच और सामाजिक समझ बदलती रहती है। सामाजिक सोच जो होती है और सामाजिक समझ वो समय समय पर टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। ठीक है, जैसे जैसे समाज से नई नई बातें सीखता रहता है वो सोच बदलती रहती है। फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चन रखे हुए मैंने आपके लिए। एक बुक है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, पुस्तक के लेखक हैं, ये पके लिख दिया है, पे काट देंगे यहाँ से। PDF में कितना भी कोशिश कर लो थोड़ी बहुत गड़बड़ हो ही जाती है। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन किसकी बुक है? जॉन ड्यूवी की। ठीक है, जॉन ड्यूवी की, जॉन ड्यूवी है वैसे तो। समलिंगी प्रेम विकसित होता है। समलिंगी प्रेम, समलिंगी मतलब लड़का लड़की से फ्रेंडशिप करेगा और लड़की लड़की से। वैसे तो अभी हमने पढ़ाया है क्या था, 12 से 15 में समलिंगी होता है, लेकिन यहाँ आंसर लिखा है बाल्यावस्था, जबकि बाल्यावस्था कब तक होती है? केवल 12 वर्ष तक। तो आप याद रखेंगे, समलिंगी प्रेम की बात करेगा तो बाल्यावस्था लगा देंगे और विषमलिंगी प्रेम की बात करेगा तो किशोर अवस्था। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान रखेंगे। समलिंगी प्रेम की बात करता है लड़का लड़के के साथ, लड़की लड़की के साथ, तो बाल्यावस्था। और विषमलिंगी प्रेम की बात करता है लड़का लड़की के साथ, लड़की लड़के के साथ फ्रेंडशिप करेगी, तो इसको विषमलिंगी प्रेम कहते हैं, वो होता है किशोर अवस्था में। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। भाषा विकास के लिए कौन सी अवस्था सबसे संवेदनशील है? प्रारंभिक बचपन, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, भाषा विकास मतलब भाषा जो है सीखने के लिए सबसे सेंसिटिव एज कौन सी होती है? प्रारंभिक बचपन। ठीक है, प्रारंभिक बचपन ऑप्शन में आएगा तो वही आप लगा देंगे। इससे ये मतलब है कि ये ऐसी एज होती है कि बच्चा सबसे ज़्यादा वो करता है, कैच करता है, आप जो बोल रहे हैं उसी को सीख जाएगा, इसलिए सेंसिटिव एज कहा गया है ऐसे। ठीक है, आई थिंक आज की जो क्लास है फ्रेंड्स इतनी ही थी, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं थी, इतने ही क्वेश्चन थे। हाँ, इतनी बड़ी क्लास थी और उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। जिस तरह से आपने कल क्लास देखी थी उसी तरह से आप सब लोग आज भी क्लास के साथ जुड़े हैं। ठीक है, और जो लोग क्लास ऑनलाइन नहीं देख पाए हैं वो बाद में इसको क्या करेंगे? डाउनलोड कर लेंगे यूट्यूब से, एक 360 की क्वालिटी में लगभग डाउनलोड कर लेंगे और बाद में भी इसको देख सकते हैं। PDF आपको मैं सेंड कर दूंगा टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे।
ठीक है। कोई आपका सजेशन या सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक है, ठीक है, जो सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया सब्सक्राइब कर देंगे, और टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ से ज्वाइन कर लेंगे। और जिन्होंने इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं जो और अभी तक फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम का लिंक भी हमने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और थोड़ा सा और लेंगे स्लाइड को ऊपर। हाँ, फेसबुक भी जो यूज़ करते हैं तो फेसबुक पे हमें इस लिंक के थ्रू फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स, इनके द्वारा आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वैसे तो मोस्टली लोगों के पास व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, नंबर भी है, नंबर पे भी डायरेक्ट मैसेज या कॉल कर सकते हैं, लेकिन जो लोग वीडियो देख रहे हैं फर्स्ट टाइम वो सोशल मीडिया के ज़रिए फॉलो करके बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ख़त्म हो जाती है आज की क्लास, वृद्धि एंड विकास, ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फ्रेंड्स, तो कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, ठीक है, और अपनी जो तैयारी बरकरार रखिए। अब सीटेट का रिज़ल्ट तो जल्दी ही आ जाएगा, ठीक है, 10 तक आ सकता है या उससे पहले आ जाएगा, लेकिन रिज़ल्ट का करना है क्या है, जो ऑफिशियल आंसर की आई है उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, 1 या 2 नंबर का मुश्किल ही चेंज होगा तो वैसे बहुत ही कम चांस रहते हैं, तो उससे कोई खास फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। जिनके 5 या उससे अधिक नंबर कम है 90 में या पास होने में कट ऑफ में, तो वो लोग अभी से मेहनत पे लग जाएं। बाद में सोचेंगे कि बाद में कर लेंगे तो बाद वो कभी नहीं आने वाला। तो मेरा सजेशन तो यही है कि 3 क्लास अभी हुई हैं सीडीपी की, पूरी सीडीपी कवर करेंगे, ईवीएस एसएसटी भी कवर करेंगे, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश भी कवर करेंगे, और मैथ्स भी टाइम मिलेगा तो धीरे धीरे ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट हम कर लेंगे। और केवल आप इनको ही करेंगे और थोड़ा सा प्रैक्टिस सेट लगाएंगे मेरे साथ, तो उससे आपका 100+ या 110 के अराउंड आपका स्कोर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं फिर कल एक नए सेशन में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।